अच्छा, सो मॉडिफिकेशन इन क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं बात विद सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी मैंने, है ना। उसमें मैंने कहा था कि पार्टिकल्स जो है 8 के 8 कॉर्नर्स पे, एजेस जो है एबीसी है, एंगल्स जो है अल्फा बीटा गामा है, ये हमने बात की बस। लेकिन आज इसमें कुछ और होना है। आज आप ध्यान दीजिएगा, आज हमने कुछ और बात करनी है, बहुत इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। कोई नया स्टूडेंट तो नहीं आज? ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, तू तो पुरानी स्टूडेंट है। नहीं, मतलब आज उस दिन आई थी तो फिजिक्स की क्लास है। अच्छा, पहले फिजिक्स में नहीं पढ़ती थी? ये भी सारे फिजिक्स। हाँ सारे, तभी मैं तभी बोल रहा हूँ पुरानी स्टूडेंट है। हाँ हाँ फर्स्ट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मेरा पुराना वाला लेक्चर जो है अपलोडेड है यूट्यूब पे, आपने एक बार जो उसको देखना है, ठीक है। एक बार उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा, ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। ये आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अटेंडेंस नहीं किया मैंने कर लिया अभी। हाँ क्यों दिया मुझे? क्यों नहीं दिया? मैं तो बहुत नहीं दिया था। वो नंबर बिल्कुल लेट आई थी। तो बोल देते ना अटेंडेंस नहीं हुई है। अच्छा, अब सो एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के ये कमरा है। हमने कहा यूनिट सेल एक रिपीटिंग यूनिट होता है, ठीक है, सॉलिड्स में अरेंजमेंट, जिसको कि ओवर एंड अगेन रिपीट करें तो एंटायर क्रिस्टल बनता है। तो हमने ये कहा कि सबसे छोटी अरेंजमेंट, जैसे मान लो हमने कहा कि ये बिल्डिंग पूरी बनी है, तो हम ये मान रहे हैं ऐसे कमरों से बनी है, तो ये एक कमरा, फिर इसके साथ में आप 1000 कमरे मान लें, इधर 1000, इधर 1000, इधर ऊपर, ऐसे दाएं बाएं सारी जगह हम नेटवर्क ऑफ कमरास के सेंटर में है, मान लीजिए कहीं पे हमारे चारों तरफ रूम्स है। अब ये जो रूम्स हम कह रहे हैं, ये एक्चुअल में इनके जो कॉर्नर्स है ना, ये 8 के 8 कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे बॉल्स हैं, वो सॉलिड्स हैं एक्चुअल, ठीक है। उनको ओवर एंड अगेन जब रिपीट कर दिया गया तो पूरा ये बन गया। इज इट ओके? तो ऐसे कमरा, दिस कमरा इज यूनिट्स है, ठीक है। अब सुनते जाओ, यहां से कहानी स्टार्ट होती। लास्ट हमने यही किया, लेकिन अब आप मुझे एक बात बताएंगे कि जैसे ये ही कमरा अगर हम अज्यूम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि इस कमरे में जो ये कॉर्नर है, जो ये कॉर्नर है, ये कितने कमरों ने शेयर किया होगा? कितने कमरों के लिए ये कमरा, ये कॉर्नर जो है कॉमन कॉर्नर होगा? चलो 3 बोल रहे हो तुम, और 8 सक्षम बिल्कुल सही बोल रहा है, 8। क्यों 8? सुन ले, देखो अभी समझेंगे। एक ये कमरा, एक इसके साथ वाला कमरा, ठीक है, फिर एक ये वाला कमरा इसके साथ वाला, और एक उधर वाला कमरा जो कि इधर से डायगोनल होगा, है ना। 4 तो एक ही प्लेन में हो गए, और 4 ऊपर वाले टक 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 टक, ठीक है। उनके लिए भी उनका बॉटम कॉर्नर होगा, ये इनका टॉप कॉर्नर है। सो एक कॉर्नर जो है दैट इज शेयर्ड बाय, एक कॉर्नर जो है दैट इज शेयर्ड बाय 8 रूम्स। सो इसलिए एक यूनिट सेल में जो कॉर्नर पे जो पार्टिकल मौजूद होगा, उसको शेयर करने के लिए 8 यूनिट सेल्स होंगी। तो हर कमरे से, अगर मान लो मैं यहाँ पे बास्केटबॉल लगा देता हूँ इस जगह पे,
तो हर कमरे से वो बास्केटबॉल 1/8 दिखेगा। सही बात कह रहा हूं? हर कमरे से वो बास्केटबॉल 1/8 दिखेगा। दैट मीन्स कहने का मेरा मतलब ये है कि यहां पर हर यूनिट सेल के लिए इस पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन 1/8 होगी। इस यूनिट सेल के लिए इस कॉर्नर वाले पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 1/8। समझ आ गई बात? ठीक है। सो अब इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल विल बी 8 कॉर्नर्स हैं, हर एक की 1/8 कंट्रीब्यूशन है, तो ऐसे में इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स आएंगे 1। मतलब ये 8 के 8 मिलके जो है इस यूनिट सेल की उतनी जगह घेर रहे हैं जितनी की एक सेम साइज का बास्केटबॉल हम सेंटर में रख दें या कहीं रूम में रख दें, उतनी जगह घेर रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आएगी? इफेक्टिव नंबर का मतलब समझ में आया? देखो मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ बास्केटबॉल लगा रहा हूँ 8 जो है इन कॉर्नर्स पे, तो हर एक कमरे में उस बास्केटबॉल का 1/8 हिस्सा ही दिखेगा, क्योंकि दैट बास्केटबॉल इज कॉमन टू 8 यूनिट सेल्स। तो ऐसे में जो है एक कमरे में उसका 1/8 ही वॉल्यूम दिखेगा, तो 8 कॉर्नर्स पे 1/8 into 8 करके जो है इफेक्टिवली एक ही बास्केटबॉल जो है इस रूम में मौजूद है एक तरह से। ठीक है, ये हो गई बात जो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स। इज इट ओके? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात बहुत इंटरेस्टिंग जाएगी, आप समझते जाइएगा। ठीक है। नाउ सेकंड टाइप इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एक तरह से ये इस टॉपिक में मोस्ट स्टडीड यूनिट सेल होने वाली है। आप आगे वाले लेक्चर्स में देखिएगा इस चीज को। ठीक है। अब ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो है होता क्या? देखो होती कैसे। सबसे पहले जो बेस है ना इसका, वो तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। दैट इज कि यहां पर जो पार्टिकल्स हैं वो क्यूब के कॉर्नर पे तो हैं। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। इज दैट क्लियर? अच्छा, और साथ में इन एडिशन टू दोज एट द कॉर्नर्स पे तो हैं, लेकिन अब आप ये मान के चलिए कि एक बास्केटबॉल जो है हर दीवार के सेंटर में भी है। सेंटर में ऐसे है कि आधा इस कमरे में दिख रहा है, आधा उस कमरे में दिख रहा है। वो हो गया फेस सेंटर। एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? मास्क उतारा अपना 1 मिनट के लिए। अच्छा, ठीक है। मुझे फेस रिकॉग्नाइज करने हैं ना फ्यूचर के लिए। नाम क्या है तुम्हारा? हैं? स्पेलिंग शुभ्रा। हाँ, बढ़िया। अच्छा, शुभ्रा 11th से है, इधर है ना? हाँ। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि बास्केटबॉल जो है इधर भी दिख रहा है, उधर भी दिख रहा है, इधर यहां भी, यहां भी, यहां भी। कितने फेसेस होते हैं क्यूब में? 6 फेसेस होते हैं। ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे। 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस होंगे तो हम 6 के 6 फेसेस पे बना रहे हैं। आप देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे में ये आ गया ऐसे। और ये मेरे को बताओ कि हर जो फेस सेंटर वाला स्फीयर है एक यूनिट सेल के लिए वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हो? बोलो बोलो। 1/2। 1/2। आप मास्क में हो इसलिए जो है जोर से बोलो, क्योंकि मैं एक्सप्रेशन में नहीं देख पाता ना, मुझे सुनना ही पड़ता। ठीक है। सो इसलिए यहां पर तो मतलब कॉर्नर वाला 1/8 हो गया और ये वाला 1/2 हो गया। सो ऐसे में
कितने होंगे इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स? इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल हो जाएंगे जी, एक तो 8 इंटू 1/8 तो एक हो गए, और साथ में 6 कॉर्नर वाले हैं इंटू 1/2, तो ये कितने हो गए जी? 4 हुए कि नहीं? ठीक है। सो इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट द इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल आर 4। कैलकुलेशन कैसे हुई ये कैलकुलेशन? 8 इंटू 1/8 1 और 6/2 कितने हो गए? 3। नहीं मतलब ये 8 into 1/8 कैसे आया? क्योंकि कॉर्नर वाले तो 8 इंटू 1/8 तो सेम ही तरीके से आया जैसे ये आया, तो स्पेस into 1/8 फेस 1/2 हो गया, है ना। ये जो कैलकुलेशन है ये एक है, ये कॉर्नर वाले की, ये फेस सेंटर वाले की है। सो पर यूनिट सेल एक तरह से 4 स्फीयर जितने कंप्लीटली जगह घेरेंगे उतनी ही ये अरेंजमेंट जो है जगह घेरने वाली है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बढ़िया से समझ में आ गई? क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग, क्योंकि अभी हमारा टारगेट जो है यही देखना है कि इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर जो है कितने आ रहे हैं पर यूनिट सेल। अगला है जी बॉडी सेंटर्ड क्यूब। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में अब पहले अरेंजमेंट को समझिए। अरेंजमेंट में जो है यहां पर कॉर्नर में तो है ही, लेकिन एक बास्केटबॉल बॉडी के सेंटर में, आप ऐसे मान लीजिए। नए वालों को भी ये बात समझ में आ रही है जो आज आए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। और क्योंकि आज आप घर पे जाके उस को देखेंगे, वो बिल्कुल बेसिक सा है, मैं इसलिए जो है स्टार्ट नहीं करवा रहा क्योंकि बिल्कुल बेसिक सा है, ठीक है, जो लास्ट लेक्चर मैंने दिया था, तो इसलिए आप सभी को समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, सारे लोग जो है एक बार उसको आज अटेंड करेंगे। उसमें मैंने कुछ अल्फा बीटा वाला टेबल बनाया हुआ है, आप उस टेबल को भी जो अपनी कॉपी पे उतार के लाएंगे अगले लेक्चर में। इज इट ओके? समझाना मेरा काम है, जस्ट वो छोटा सा है, ठीक है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और आपको भी मम्मी डैडी से फोन मांगने का बहाना मिल जाएगा, नहीं? अच्छा, अब बोलो, ये बताओ मेरे को, जो बॉडी के सेंटर में है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 1। वो तो कंप्लीट होगी, ठीक है ना। सो ऐसे में ये हो गया जी 1, ये हो गया 1/8, तो कितना लग रहा है इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स? आंसर बताओ सीधा भाई। क्या बात है, it is 2. 8 into 1/8 plus 1. The answer is 2. आसान, बॉडी सेंटर्ड में 2। बाकी दुनियादारी को भूल जाओ, ठीक है ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना। मैंने कहा कि ये तो अब सिचुएशन आपको समझ ही आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि हम एक इनफाइनाइट अरेंजमेंट ऑफ क्यूब्स में बैठे हैं। वो क्यूब सारे जो है बॉल से बने हुए हैं, ठीक है ना। सो इसी रूम में फीलिंग आ रही है हमें कि भाई इस कमरे की कितनी जगह वो घेरेंगे, ठीक है ना, इफेक्टिवली, ठीक है, पर स्फीयर का कितना हिस्सा जो है इस रूम में आएगा। डन, 2 आर्ट। किसी को कुछ पूछना है पूछते जाइएगा। लिखना था वो बेटा, तो नोट क्यों नहीं कर रहा साथ में? 7वीं 8वीं वाले बच्चे थोड़ी हो आप, साथ में नोट करना है, चल नोट कर लो। अब सिंपल क्यूबिक तो बना, सिंपल क्यूबिक बस 8 into 1/8 is 1 बस।
क्यूबिक वाला बना लो, ठीक है। कई लोगों ने भी क्यूबिक वाला भी नहीं बनाया है। बाय द मीन टाइम किसी को कुछ पूछना है? सब कुछ समझ आ रहा है बढ़िया से, पक्का? पैकेज मिल गए सभी को? नहीं मिला। कितने लोगों को मिला? ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, यहां पर द नेक्स्ट इज, साथ साथ में आप बनाते रहिएगा। नेक्स्ट इज एज सेंटर। क्यूबिक, एज सेंटर क्यूबिक में अगेन सबसे पहले हम समझेंगे कि यह अरेंजमेंट होगा कैसे। देखो, कॉर्नर पे तो है ही, और साथ में इन एडिशन टू दैट हर एक एज के सेंटर में है। एक क्यूब में कितनी एजेस होती हैं? बोलो भाई, ओए सोच के बोलो। एज किसको बोलते हैं? ये है एज 12। देयर आर 12 एजेस इन ए क्यूब, है ना? देखो क्यूब के बारे में भी जानना मतलब, है ना? अब लग रहा है पता ना कि क्यूब में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छा, अब ये बताओ मेरे को कि एक बास्केटबॉल जो कि एज के सेंटर में होगा वो इस कमरे में कितना दिखेगा? सोच के बताओ, इधर है, सोचो। वन बाय 12। इसका मतलब इस एज को 12 कमरे जो है शेयर कर रहे हैं। इस एज को कितने कमरे शेयर कर रहे हैं? ये एज कितने कमरों के लिए कॉमन एज है? 1/4, बिल्कुल सही। ये एज इस कमरे के लिए है, उस कमरे की भी एज ये है, ऊपर वाले 2 कमरों की एज ये है। सही है बात? मैं क्रॉस सेक्शन काट रहा हूं इस जगह की, आप देखिएगा बोर्ड पे मैं क्रॉस सेक्शन बता रहा हूं। अगर हम इस जगह की क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो ये ऐसी होगी। ये मान लो हमारा कमरा है, ये हमारा क्लासरूम है, ठीक है? तो ठीक है, हमारे ऊपर एक रूम, फिर इधर। तो जो बास्केटबॉल होगा वो यहां से 1/4 दिखेगा। सही है बात कि नहीं? सही है बात? मतलब अगर ये दीवार गिरा दें हम तो हमें हेमिस्फीयर दिखेगा, क्योंकि उसमें भी 1/4 दिख रहा है, दोनों को मिला के हेमिस्फीयर दिखेगा। सही बात है? ठीक है। सो ऐसे में 1/4 दिखने वाला, ऐसे हाँ मत कीजिएगा जब तक समझ ना आए। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि आपने इमेजिन करना स्टार्ट करना है ना। ठीक है, अच्छा। सो ये हो गया जी, कॉर्नर वाला तो 1/8 है ही, एज वाला हो गया 1/4। एज वाली जो है चीज वो नई है। ठीक है, सो ऐसे में हम बोलेंगे
इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल हो जाएंगे 8 इंटू 1/8 तो 1 हो गए, एंड प्लस क्या लिखूं मैं 12 इंटू 1/4 तो कितने हो गए? 4 हो गए। समझ आ गया? सही है बात? इजी। अच्छा, अब लास्ट इज एंड सेंटर। एंड सेंटर्ड क्यूबिक। एंड सेंटर्ड क्यूबिक में क्या है, मेरी स्टेटमेंट समझ लीजिए कि कोई भी दो अपोजिट फेसेस पे जो है यहां पर स्फीयर्स, कोई भी दो अपोजिट फेसेस पे आप देख रहे हैं इन दोनों अपोजिट फेसेस पे जो स्फीयर्स हैं, सो इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल विल बी 8 इंटू 1/8 तो 1 हो गए, एंड 2 इंटू 1/2 जो है 1। कितने हो गए? 2। इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स इसमें आ गए 2। बिल्कुल आसान है, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक जैसा ही है। मैंने कहा कि जो है जस्ट दो अपोजिट फेसेस पे होगा, एंड्स पे होगा, बाकी जो है 4 फेसेस जो है खाली है, बस इतना सा डिफरेंस। ठीक है, सो ये हो गए हमारे पास जो है 5 तरह की मॉडिफिकेशंस जो कि क्यूबिक यूनिट सेल में होती है। आई होप आपको जो है ये बात आसानी से समझ में आ गई ना? ओके। अब मैं थोड़ा सा इसमें और डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप एक बात समझिएगा। पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है, दैट इज डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ एन यूनिट सेल। अब समझिएगा, डेंसिटी से हम लोग वाकिफ हैं, ठीक है। आप मेरे साथ साथ समझेंगे, क्योंकि डेंसिटी में भी फार्मूला बनाएंगे हम लोग। मेरे साथ साथ अगर आप समझेंगे तो आपको आसान लगेगा, ठीक है। मैं बिल्कुल आसान बनाने की ट्राई कर रहा हूं इसमें। यहां पर सबसे पहले डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल को हम लिखेंगे कैसे? हम कहेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये तो सारे लोग जानते हैं, मास बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम इज द डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे में एक यूनिट सेल का सबसे पहले हम आसान बात पे आते हैं कि इफ एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू ए। मान लो ए है एज लेंथ, एक क्यूबिक यूनिट सेल की, जैसे ये है, ठीक है, एज लेंथ ए है, सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा?
ए क्यूब, सही बात है। एच का क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम आ जाता है ना, सबको पता है, सबको पता है, ठीक है, आसान है। तो वॉल्यूम तो डिनोमिनेटर तो हमने निकाल लिया, अब न्यूमरेटर का, न्यूमरेटर थोड़ा सा आपको ध्यान देना, समझते जाइएगा। देखो जैसे अभी हमने निकाला कि भाई यूनिट सेल जो है कई पार्टिकल से बनी होती है, तो यूनिट सेल का वेट बेसिकली किस वजह से होगा, उन्हीं पार्टिकल से की वजह से होगा, ठीक है। सो अगर हम कहें कि जो इसको लेट्स बी क्वेश्चन नंबर 1, मास ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू, देखते जाएं, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच पार्टिकल। बोलो सही बोला कि नहीं भाई? जैसे अगर हम बास्केटबॉल ही अज्यूम कर लेते हैं इस कमरे में, जैसे सिंपल क्यूबिक में हमने कहा था, सबसे पहले वाले में हमने कहा था कि इफेक्टिव बास्केटबॉल इस कमरे में 1 होगा, बीसीसी में 2 होंगे, एफसीसी में फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 4 होंगे, ठीक है ना। अभी बीसीसी में 2 होंगे, ठीक है। ऐसे अलग अलग के लिए हमने अलग अलग निकाले। तो मान लो जैसे मैं बीसीसी की ही बात करूं, तो अगर इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स 2 हैं, इसका मतलब इस यूनिट सेल का जो भार होगा ये इन 2 स्फीयर्स के भार के बराबर होगा, होगा कि नहीं भाई? इस कमरे में कॉर्नर में 1 8 दिख रहे हैं, सेंटर में मान लो बीसीसी की एक बॉल है, तो पूरे अगर मैं ऐसे कट लगा दूं, सारे कमरे को अलग कर दूं पूरी बिल्डिंग से, तो इस कमरे में कितनी बॉल्स आएंगी? 1 8 8 आएंगी, वो इफेक्टिवली एक बॉल हो गई, एक बॉडी के सेंटर वाली है तो 2 आई ना। उनका जो भार होगा वही इस कमरे का भार होगा, मैं सही कह रहा हूं? तो इसलिए कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल है वो होगा। इसको अब हम एक स्पेशल सिंबल Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज इक्वल टू Z, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल जो है Z ले लिया, मतलब वो Z जो है सिंपल क्यूबिक में 1 होगा, बीसीसी में 2 होगा, एफसीसी में 4 होगा, है ना, बात आसान, ठीक है। तो यहां पे हम छोटा सा टेबल बना सकते हैं, ये अरेंजमेंट एंड Z की वैल्यू, मतलब सिंपल क्यूबिक 1, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक 2, फेस सेंटर्ड क्यूबिक 4, एज सेंटर्ड क्यूबिक, अब ये लिखना पड़ेगा क्योंकि एज और एंड डिफरेंट होते हैं, तो एज सेंटर्ड क्यूबिक 4, एंड सेंटर्ड क्यूबिक 2, यही है, ठीक है। सो ये तो आसानी से हम पुट कर देंगे, ये तो हमने निकाल ही लिया है, एक बात हो गई। लेकिन बात यह है एक पार्टिकल का मास कैसे निकालना, सुनते जाओ, अगर ये बात आपको समझ आ गई, फार्मूला समझ आ गया, एक पार्टिकल का मास। अब हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आते हैं, सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है? 23 AMU, ग्राम नहीं, AMU, इज इट ओके? समझते जाइए। मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे बना लेता हूं आपको कंफर्टेबल करने के लिए, जैसे मास ऑफ 1 सोडियम एटम इज इक्वल टू 23 AMU। सुन लीजिए, 1 AMU कितना होता है, मतलब 23 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, समझते जा रहे? इतना ही होता ना, ये पढ़ा हुआ है 11 में हमने, ठीक है। अच्छा सुनिए, हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ये भी पढ़ाया है कि इनवर्स ऑफ एवोगाड्रोस नंबर इज AMU, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 23 अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, जो कि उसका सिंबल है Na। सही है बात?
अभी तक हम बिल्कुल सही जा रहे हैं कि मास ऑफ वन सोडियम एटम इज 23/Na। तो कोई भी और एटम होगा उसका मास क्या होगा, एक एटम का, उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। किसी कार्बन का क्या होगा, 12/एवोगाड्रो नंबर। तो किसी भी एटम के लिए मास ऑफ ईच पार्टिकल विल बी इट्स एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। क्या मैं लिख सकता हूं? बस आगे आपको फार्मूला कि अब डेंसिटी आ जाएगी हमारी कितनी, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, Z। ठीक है, ये तो मास ऑफ ये आ गया ना, मतलब अब हमने मास बाय वॉल्यूम ही करना है, बस ये लिखना है, Z आ गया और मास ऑफ ईच पार्टिकल आ गया m/एवोगाड्रो नंबर, और डिनोमिनेटर में हमने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल लिखना है AQ। बात कर रहा हूं, फार्मूला आ गया हमारे पास। सही है बात, रट ले, है ना, कितना बड़ा है, इसको याद रखना भी कितनी बड़ी बात है ना। मतलब अगर कोई बड़ी परेशानी हो सीधे इसको, मतलब रटने में तो ये याद ही रहे, मास ऑफ वन पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, एवोगाड्रो नंबर तो फिक्स्ड ही है, एज लेंथ आपको दी होगी, ठीक है। तो डेंसिटी जो हम निकाल सकते हैं, ये जब हम, ये तो जनरली हम ग्राम्स में ही लिखते हैं, और अगर इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे तो हमारी डेंसिटी ग्राम्स पर ml या ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर A आप सेंटीमीटर में लेते हैं तो ग्राम्स पर ml में आपकी डेंसिटी आ जाएगी, क्योंकि जनरली उसी फॉर्म में एक्सप्रेस हो। मैं इसलिए कह रहा हूं, इज इट ओके? जैसे सोडियम का 23 ग्राम लिखते हो आप 23 लिखोगे, ठीक है, बस आसान है। मैंने करानी आपको प्रैक्टिस, क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है, बट आप डेंसिटी का फार्मूला जरूर याद रखें। अच्छा, फॉर्मूला ही कर रहे हैं ना, ये नहीं करना। नहीं, ये मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, मैंने आपको लिखवा दिया, आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप फार्मूला याद रखें, काम चल जाए। बस मैंने पूरा करा दिया कि भैया ये इस तरीके से आता है, आपकी कॉपी में रहेगा, आप जस्ट फार्मूला याद रखिए, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज, अभी हम बहुत जिसको कहते हैं डिटेल में एक यूनिट सेल की बात करेंगे, सबको ये समझ में आएगा, क्योंकि अब पिछले लेक्चर का बेसिक डेफिनेशंस ही बची हैं, ठीक है, और तो मेन तो हमने यूनिट सेल के बाद ही स्टार्ट किया है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, ठीक है, वही और टेबल बचा हुआ है, वो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, अब बहुत बढ़िया बात पे हम आ रहे हैं, ठीक है, मैं मिटा दूं इसको अगर आपने नोट कर लिया हो। कुछ पूछना है किसी को मिटाने से पहले? आपको इसको रटना अच्छा लगता है, इस फार्मूले को, कि पूरा याद रखना? कितने लोगों को पूरा याद रखते हैं? कितने लोग रखते हैं फार्मूला? सॉल्व करने के बाद मतलब अगर मैं आपको सिर्फ फार्मूला देता तो आपको चलता? नो सर। मतलब ये करना तो था ना, है ना? मैं समझना चाहता हूँ भाई आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल वे है, ठीक है, एक्सप्लेन करके, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते अगेन, हम जिस क्लास में बैठे हैं हम उसी को इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें आप, मजा अब आएगा आपको, ठीक है। दैट इज डिटेल्ड characteristics of यूनिट सेल्स। कुछ और डिटेल में बात करें,
अब आप देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे और हो सकता है आज वही बात हो पाए, दैट इज ऑफ सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो ध्यान से समझना सारे, बस आप बाकी दुनिया को भूल के मेरी बात को समझो। मतलब यू शुड, जिसको बोलते हैं आपको सुनना या गुड ऑडियंस होना। कितने लोगों को सुनना पसंद है, मतलब ऑडियंस होके भी, ठीक है, और कितने लोगों को स्टेज पे आके भाषण देना पसंद है? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक? एक दो, किसी दिन मौका दिया जाएगा हैं? आप चाहते हो मौका दिया जाए आपको? चाहते हो हैं? टॉपिक होना चाहिए, टॉपिक वो होना चाहिए जो मेरे नोट में। हाँ, टॉपिक वो होना चाहिए जो आपके नोन में हो, और ऐसा तुम्हारे साथ भी है। चलो हम ऐसा करेंगे, सुन लेते हैं कि अगली क्लास में हम 15 मिनट जो है वी विल डिवोट ऑन किसान आंदोलन। जब वो खत्म हो गया आप कुछ छोड़ देंगे। सुन गए? कहाँ हो? कहाँ हो? हो गया जब अभी तू जानता है कि नहीं? नहीं, तो फिर ऐसे ही ऐਵੇਂ ही बोलना ही जानता है, बस स्टेज दे दे तो गाना गाएगा। गाना गाता है हैं? अच्छे गाना गाता है, अच्छा चलो, तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में डिसाइड करेंगे कि तेरा करना क्या है। मतलब ये भी पता लगना चाहिए ना यार, ऐसे हीरो ही तो नहीं बना हुआ है, बोलता सब कुछ करता है, फिर जो है एवं लेडीज की आवाज में गाना गाने लग जाता है। गाने नहीं गाता। ये देखो मुकर गया, ठीक है, तो लगाए हम अगली क्लास में 15 मिनट। हाँ, तू अगेंस्ट में बोलेगा कि फेवर में बोलेगा? किसके? किसान आंदोलन के फेवर। फेवर में, तो तूने अगेंस्ट में बोलना है, ठीक है? मतलब हाँ, जस्ट लाइक 8 मिनट वो बोलेगी, 8 मिनट ये बोलेगा, यही पे बोलना है हमारी क्लास में, हैं? इतनी देर तक 8 मिनट ज्यादा है, मैक्सिमम 8 मिनट। इज इट ओके? ठीक है, और जो जीतेगा उसको प्राइज भी देंगे हम। क्या? ये जॉर्डन मैक्स। चलो अब सुनो, अब आप मेरी बात को सुनिए, ठीक है? मैंने कहा वही चीज मैं रिपीट करने वाला हूं। सिंपल क्यूबिक नए स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट जो है जान गए, ठीक है? सिंपल क्यूबिक क्या होता है आप सभी लोग जान गए, अब उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी ऐड करो। तो ये सिंपल क्यूबिक हुआ क्या? देखो सिंपल क्यूबिक में क्या है, हमने कहा कि भैया 8 बॉल्स हैं, लेकिन अभी कुछ राज और भी खोलने हैं। देखो अब देखो, पहली बात भैया ये 8 बॉल्स जो हमने बास्केटबॉल इमेजिन की, क्या ये हवा में लटकी हैं? भैया अगर ऐसे ही हम 8 कह रहे हैं तब तो ये हवा में ही लटकी हैं, इनको संभाल कौन रहा है इधर पे? तो पहली बात ध्यान रखिए, ये हवा में नहीं लटकी। एक्चुअल में चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए इन बॉल्स को हमने बोर्ड पे जो है छोटा छोटा दिखाया है। एक्चुअल में ये बॉल्स छोटी नहीं, ये बॉल्स जो है इतनी बड़ी हैं। अगर आप इस रूम को क्यूबिकल मान रहे हैं, बिल्कुल क्यूब है ये, तो एक बॉल का सेंटर वो है और दूसरी बॉल का सेंटर ये है, और ये बॉल इतनी बड़ी है कि इनकी पेरिफेरीज एक दूसरे को इस एज के सेंटर में टच कर रही। इमेजिन करो, तो वो जिसमें बंदा बैठ के नहीं लुढ़कता है पतली टॉप में, आप क्या बोलते हैं उसको?
जिप लाइन नहीं, वो balls। अच्छा वो ball जो के बॉल, अंदर हाँ चल रहा बॉल है। के लिए है ना, आप वो इमेजिन कर लें कि भाई उसका सेंटर एक ही है, दूसरा ये, और इतनी बड़ी है कि टच कर रही है। अब आप 8 वैसी बॉल्स जो है इमेजिन कर लें, तो अब आपके दिमाग में क्या बन रहा है कि 4 ये हैं और ये इसको टच कर रही है, 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 और ऐसे ही ये इसको टच कर रही है, ये इसको। डन, समझ आ गई बात? हर एज पे बॉल्स जो है एक दूसरे को टच कर रही है, हर एज पे। इज इट ओके? अगर मैं इसका टॉप व्यू आपको दिखाऊं, जैसे इसका ये ऊपर वाला हिस्सा, यहां पर हम जो है थोड़ा सा बनाने की ट्राई करें, सो ये बनेगा जी ऐसे। यार उसने शादी में नहीं बुलाया अपनी सिस्टर की, मेरे को नहीं लाया था। क्यों? सर, ये गलत बात है यार। नहीं कैसे 2 बार। अच्छा, तब तो उससे पूछ लियो कि उसको बुलाया कि नहीं, ये भाई छुट्टियां मार रहा है। नहीं, मैंने कहा नहीं तो यार कश्मीरी वाजमा का मौका मिलेगा। ठीक है, अच्छा सुनो, ये लीजिए, आप अपने दिमाग में बिठा पा रहे हैं इसको? अब बैठा कि अगर टॉप फेस, अगर मैं ऊपर वाली मंजिल से इस ये जो टॉप पंखे वाली जो फेस है इसको देखूं, तो वो ऐसे दिखेगा कि 4 बॉलें जो हैं ऐसे एक दूसरे को टच कर रही हैं। इज इट ओके? सुनते जाओ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, मैं यहां पर एक चीज कह सकता हूं, दैट इज कि दिस ए जो एज लेंथ ए है, दैट इज इक्वल टू 2r। लिख सकता हूं कि नहीं? ये जो अगर मान लो ये एज लेंथ ए है, सो ए इज इक्वल टू 2r। बोलो है सही कि नहीं? ओए बोलो, यस सर। सही है ना? भाई ये इसका रेडियस है, इसका रेडियस ये है, तो a इज इक्वल टू 2r है। Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब यहां पर हमने क्यूबिक के बारे में कुछ, मैंने कहा कि बहुत डिटेल में बात करनी है। एक चीज जो हम कर चुके हैं उसको पहले लिखते हैं, दैट इज डेंसिटी। मतलब डेंसिटी ऑफ जो क्यूबिक यूनिट सेल होगा उसको हम लिखेंगे बाय द फार्मूला, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल में z की वैल्यू होगी 1, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल होंगे 1, तो इसलिए 1 इंटू m, जो भी एटॉमिक मास होगा पार्टिकल का वो लिखेंगे। एवोगैड्रो नंबर भी सेम रहेगा, लेकिन हम a क्यूब की जगह लिख सकते हैं 2r का होल क्यूब, वो लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? तो इसलिए जो डेंसिटी ऑफ अपनी क्यूबिक यूनिट सेल है उसका ये फार्मूला बन जाएगा। अब फिर जो दिया होगा क्वेश्चन उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बट ये हम आराम से सॉल्व हो जाएगा। पहला पार्ट हो गया डेंसिटी का। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरी जो टर्म है उस टर्म को हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। सुन, अब ये नई टर्म आई और इसको आप समझिए। पैकिंग फ्रैक्शन का फिजिक्स पहले मैं बिना डेफिनेशन के मतलब बताता हूं आपको, कि जैसे आप समझ रहे हैं कि वो बॉल जो है इस कमरे का काफी एरिया घेरेंगी, कुछ जगह खाली भी रहेगी बीच बीच में, है ना? आप इमेजिन कर रहे हैं जैसे ये जगह खाली है ना, बीच से खोखला होगा इधर भी, क्योंकि वो साइड में ही मिलेंगे ना वो, ठीक है, बीच में। तो पैकिंग फ्रैक्शन को हम डिफाइन करेंगे कि द फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस ऑफ यूनिट सेल विच इज ऑक्युपाइड बाय द स्पेस इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। मतलब अगर इस कमरे का वॉल्यूम मान लो 1000 लीटर है और उस 1000 लीटर में से
मान लो 700 लीटर जगह जो है उन्होंने घेर ली, बड़ी बड़ी बॉल्स है ना, तो मान लो उन्होंने घेर ली, तो बाकी तो पैकिंग फ्रैक्शन होगी 700/1000 0.7। आर यू गेटिंग माय लॉजिक? आप डेफिनेशन लिख दें। द फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस ऑफ यूनिट सेल, द फ्रैक्शन ऑफ द स्पेस ऑफ यूनिट सेल occupied by the spheres is called packing fraction. Occupied by The spheres. भाई सीधी सीधी बात है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। इस कमरे में उन्होंने कितनी जगह घेरी है और इस कमरे का अपना वॉल्यूम कितना, समझ आ रही मेरी बात की? ठीक है। अच्छा, अब सुने, ध्यान दीजिएगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स हमने निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स को हम कैसे निकाल, दैट इज इक्वल टू 1 × 4/3 πr3। भाई अगर एक स्फीयर का रेडियस जो है यहां से यहां इज r, तो इसका पूरा वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr3। और सुनते जाओ भाई, सिंपल क्यूबिक में तो मैं कह ही चुका हूं ना कि इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल आर 1। तो इसका मतलब वो एक स्फीयर हम कमरे के अंदर ही ले आए, इधर ही ले आए सेंटर में। भाई 1818 कैलकुलेट करने से ठीक है, हम एक का ही कैलकुलेट कर लें, इफेक्टिव तो एक ही है, उतनी जगह घेरेगा ना जितना एक पूरा स्फीयर घेरेगा, उतना वो 8 के 8 मिलके घेरेंगे। सो हम उस बॉल को यहीं पे ले आए, तो 1 इफेक्टिव नंबर है और एक का जो वॉल्यूम है वो 4/3 πr3। ये तो हो गया स्फीयर्स का वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, a³ है। लेकिन मामला ये है, ये कटेगा कैसे, a और r तो रह जाएंगे, तो हम जानते हैं कि a = 2r। सही बोला? सो दैट इज इक्वल टू 8r³। सो दैट मींस हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा वो आ जाएगा 1 × 4/3 πr³ × 8r³। r से r 2, ये आ गया π/6। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 0.52। इस 0.52 का मतलब क्या है? इस 0.52 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 52% इस यूनिट सेल की जो स्पेस है वो स्फीयर्स ने घेरी है। इस कमरे का जो 52% जगह है वो उन स्फीयर्स ने घेरी है, सही है बात। और बाकी जो 48% जगह वो खाली है। ठीक है, हैं? हर एक का सेम आ गया, हर एक का सेम। कंक्लूजन मतलब ये हो गया कि 52% ऑफ स्पेस ऑफ यूनिट सेल is occupied by spheres and the rest is empty. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो अंग्रेजी में नहीं बता रहा हूं मैं, हिंदी में बताता हूं, प्यार से बताता हूं मैं। कोई ऐसा तो लग रहा है ना? बस अच्छा, मतलब आपको बोर्ड पे लिखा हुआ सब कुछ समझ में आ गया, मैं मान लूं? ठीक है, क्लियर है? नए पुराने सबको ठीक है, बढ़िया। अच्छा, इसमें देखो मैथमेटिक्स वाला पार्ट तो हमने कर लिया,
ठीक है ना, जो मतलब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थी। लेकिन अब लॉजिकल बात मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब ये लॉजिकल बात क्या है, दिस इज, इसी में हम बात करेंगे नेबर रिलेशंस। नेबर रिलेशंस। अब ये क्या हुआ, नेबर रिलेशंस का मामला आपने समझना है, ठीक है। बहुत मजेदार बात है। टाइप ऑफ नेबर, and then distance number। सुनते जाए, नेबर आप जानते हैं पड़ोसी, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि इस जो ये कमरा है अगेन, इसमें आप ये देखना है, और क्योंकि इसी कमरे तक रिस्ट्रिक्ट नहीं रहना, सबसे पहली बात अगेन हमने ये ध्यान में रखना है, हजारों इधर, हजारों इधर, इधर इधर सारी जगह जो है देयर आर सो मेनी, मतलब वो कॉर्नर वाली बॉल जो है 8 जगहों को टच कर रही है, ये सारा कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए दिमाग लगा के कि जैसे ये कॉर्नर वाली, मैंने आपको सिचुएशन बताई, इस कमरे में ये कॉर्नर वाली इसको टच कर रही है, नीचे वाले को भी टच करेगी, इधर जो बॉल होती इधर वाले को भी टच करेगी। क्या आप सारे अरेंजमेंट में बता सकती है कि ये बॉल कितनी बॉल्स को टच कर रही होगी? सोच के बताएं, जल्दी नहीं। एक बॉल कितने रेंज में? ये बॉल कितनी बॉल्स को टच कर रही हो? कॉर्नर वाली कोई भी ले लीजिए आप, इन 8 में से कोई भी बॉल ले लीजिए, वो कितनी बॉल्स को टच कर रही है? सेम टाइप ऑफ बॉल्स को कितनी को टच? 6 या 3 इधर साइड पे सारी बाहर वाले कमरे के सारे कमरे 40 वाला, तो फिर 8 भी। हाँ 8 भी नहीं, कितनी है बोलो, सोचो पहले सोचो ना। ये वाली कॉर्नर वाली बॉल टोटल कितनी, सारे आसपास कमरे मिला के इसकी टचिंग कितने से? 6 इज द राइट आंसर। पहले सुन लो मेरी बात, अब देखो फिर आप मेरे से आर्ग्यू करना भी, सर ये नहीं, ये भी टच कर रही है, वो भी कर रही है। पहले मुझे ये बताओ, क्या इस बॉल को ये बॉल टच कर रही है? नहीं कर रही है, नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे में ये बॉल टच करेगी इस बॉल को, तो स्ट्रेट इसी लाइन को आप अगले कमरे में भी ले जाइए, तो उस कमरे की उस बॉल को भी टच करेगी। भाई इस कमरे की अगर इस कॉर्नर को टच कर रही है, तो इस कमरे के साथ वाला भी तो कमरा उससे शेयर्ड है ना, वो कॉर्नर साथ वाले कमरे का भी है, तो पिछले क्लासरूम के एंड वाली उसी लाइन वाली इसी एज को अगले कमरे तक ले जाओ, उस बॉल को भी टच करेगी। तो एक एक्सिस में 2 को टच कर रही है, 2 हो गई, नीचे वाली को टच कर रही है 4। अब बढ़िया, 6 को टच कर रही है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि जो इसके टाइप ऑफ नेबर जो सबसे नियरेस्ट हैं वो 6 हैं एक बार, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो सीधे सीधे क्लियर है, एक एज लेंथ के बराबर है। इसके सेंटर और इसके सेंटर का डिस्टेंस कितना है? a के बराबर। तो a की टर्म्स में अगर मैं कहूं, सो दैट इज डिस्टेंस इज a। सही बोला कि नहीं? बोलो, किसी को कुछ पूछना है?
सर 3A नहीं होगा डिस्टेंस? 3A क्यों? क्योंकि 3 बॉल से कनेक्टेड है ना। नहीं, हमने तो दो नेबर्स के बीच का डिस्टेंस देखना है ना। दो नेबर्स के नियरेस्ट नेबर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है तो वो 6, लेकिन दो नेबर, कोई भी दो के बीच में डिस्टेंस ही थे। सही बोला? डन। अच्छा, अब अगेन हम इसी कमरे में हैं, लेकिन हम सारे कमरों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी कमरे से किसी बॉल को लेंगे और अब बात करेंगे जी नेक्स्ट नियरेस्ट। अब इसी कमरे में कोई एक बॉल, कोई आप चाहे दो बॉल्स लीजिए, ये मतलब अगर क्लोजेस्ट वाले ए डिस्टेंस पे हैं तो उससे जस्ट ज्यादा डिस्टेंस पे कौन है और कितने। पहले मेरी स्टेटमेंट को समझ जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर क्लोजेस्ट वाले ए डिस्टेंस पे हैं वो नियरेस्ट नेबर्स हो गए। नेक्स्ट नियरेस्ट कौन से होंगे, मतलब कौन सी दो बॉल्स हैं वो जस्ट ए से थोड़े से ज्यादा डिस्टेंस पे हैं और उनसे क्लोज कोई नहीं है, मतलब उनसे क्लोज ए ही है। तो सेकंड नंबर के क्लोजेस्ट कौन से हो? जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है? ऐसे हाँ? जो बचे साथ में होंगे यार। साथ वाले तो नियरेस्ट हो गए। नहीं, जो एक के ऊपर एक होंगे। एक के ऊपर एक क्या, इसके ऊपर वो ही है, हाँ, तो फिर वही तो। दो तो ये हो ही गया नियरेस्ट। बीच में कोई नहीं है। दो आप इसी कमरे में बता दो ना, इसी कमरे में दिख रहे हैं। डायगोनल हो गया क्यों? फेस डायगोनल। हाँ, और से डिस्टेंस है A2। ये और ये जो है, मतलब अगर जो है, सुन लो, अगर ये नियरेस्ट है तो ये नेक्स्ट नियरेस्ट है ना। इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? R2। ठीक है, √2a। सही बात है, √2a। मतलब अगर ये a है तो ये a√2 होगा, ये तो जानते हैं आप। अगर ये a है, ये a है, तो ये a√2 पाइथागोरस से आ जाएगा। सुन ले बात, सवाल बड़ा ये कि ऐसे इस बॉल के लिए ऐसे नेक्स्ट नियरेस्ट कितने होंगे। मैं मान जाऊंगा मतलब एक बंदा एक ही जवाब देगा, ठीक है, एक बंदा एक ही जवाब देगा। सर क्वेश्चन आपने ये बताना है कि जैसे नियरेस्ट हमने जो है 6 निकाले, आप मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट नियरेस्ट कितने होंगे। दो। बस फिर हो गए, ठीक है, आपका भी हो गया। मैं सही गलत नहीं बोल रहा हूँ, आपका आंसर्स लॉक हो गए। मतलब इस बॉल से √2a डिस्टेंस पे कितनी बॉल्स होंगी? दो सर। ठीक है, कितने लोगों के दो आंसर हैं? कितने लोगों के 4 आंसर हैं? चलो, और भी है, आप लोग भी। हाँ, बोलो बोलो बोलो। 3 है, आपको आंसर भी बताना है और बताने भी है कि कहाँ कहाँ पे। बोलो बोलो, सब मतलब इमेजिन हो रहा है कि नहीं? का कितने हैं? समझ पा रही है कि नहीं? क्वेश्चन नहीं समझ आया? क्वेश्चन नहीं समझ आया? मतलब जैसे इस बॉल से √2a डिस्टेंस पे ये बॉल है, तो ऐसी कितनी बॉल होंगी इस कॉर्नर से जो √2 पे होगी? चलो, ओए सुनो बात, इसका आंसर है 12। अब देखो, मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको जवाब देके जाऊंगा, सुन ले। अब देखो, सुनिए, मैंने ये एक इमेजिन कराई थी ना,
एक ये है। अब एक उस कॉर्नर से उस पिछले वाले क्लासरूम के फेस डायगोनल पे जाइए, दो हो गई। अब इस दीवार के कमरे के उस डायगोनल पे जाइए, उसी से। भाई ये कॉर्नर उस कमरे का भी तो कॉमन कॉर्नर है, 8 के लिए कॉमन है ना, सुनते जाइए मेरी बात। हो गए 3। अब इसी कॉर्नर से उस दीवार उस क्लासरूम में जाइए जो इधर वाला क्लासरूम है, इस पिछले वाले कमरे के साथ वाला। 4 हो गई, 4 हो गई ना। अभी मैं एक ही प्लेन में 4 कर रहा हूं, एक प्लेन में। देख लो फिर से, 1 2 3 4। अब एक प्लेन हो गया। अब आइए 5, बोल बोल, इससे ये 5, फिर उस कमरे की इसी दीवार को चलते जाइए, इसी दीवार को 4 गुना कर दीजिए। ये दीवार, साथ वाली दीवार, ऊपर ऊपर, फिर ऐसे 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 ऐसे। 8 हो गई। अब सुनो, ये वो वाला कॉर्नर 9 10 11 12, सही है बात।